सम्मान्य उपसभापति महोदय, आज सुबह से सदन में इस संविधान संशोधन विषय पर चर्चा चल रही है और ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पे सभी दलों में एक सर्वानुमति का वातावरण भी बना है। इस चर्चा की शुरुआत करी थी तब कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जी के द्वारा एक विषय कहा गया था और उन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और उसकी जो व्याख्या है वो गलत है और उन्होंने पार्लियामेंट्री इंटेंट को सही तरीके से प्रतिपादित नहीं किया। और ये सही है क्योंकि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट जजमेंट आया उसमें जिन दो जजों ने इस संविधान के संशोधन में संसद की भावना को स्वीकार करते हुए कहा, वी दस होल्ड द आर्टिकल 342A was brought by Constitution 102nd Amendment to give constitutional status to National Backward Class Commission and for publication of list by the President of Socially and Educationally Backward Class, which was to be central list for governing employment under the Government of India and the organization under it। तो निश्चित रूप से जो हम संशोधन लाए थे वो केवल केंद्रीय सूची के संबंध में था और इंदिरा साहनी का जब जजमेंट आया था, इंदिरा साहनी के जजमेंट में कहा गया था, क्योंकि देश में एक ऐसी परिस्थिति बनी थी कि काका कालेलकर कमीशन के बाद मंडल आयोग आया और मंडल आयोग आने के बाद इस पूरे लंबे शासनकाल में जिनका भी शासनकाल कांग्रेस का था, उन्होंने कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनका इंक्लूजन के लिए कोई परमानेंट इंस्टीट्यूशन हो सके। और इसके लिए सभी केंद्र में और राज्यों में बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। लेकिन जब बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बनाया गया तो लगातार ओबीसी के सांसदों के द्वारा ये मांग की गई कि बैकवर्ड क्लास कमीशन तो बनाए पर कमीशन के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो कोई भी सरकारी संस्थान में, पीएसयू में या सरकार की योजनाओं के इंप्लीमेंटेशन में कम से कम इतनी पावर तो रखे कि वो विषयों को प्राप्त कर सके, विषयों का संज्ञान ले सके और एक तरीके से क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होनी चाहिए। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को बनाने के लिए हम लोग संविधान का संशोधन करके हमने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। हमारी इंटेंशन हमेशा ये थी कि लंबे समय से ओबीसी का जो आरक्षण था उसको न लागू करके तो जिन्होंने गलती करी थी, बड़ी गलती करी ही थी, लेकिन 1990 में जब ये ओबीसी का निर्णय लागू भी हुआ उसके बाद भी जब 1993 में कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने किसी न किसी तरीके से उसको लटका करके रखा। और मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने क्रीमी लेयर के नाम पे दो बार 1993 में भी और उसके बाद 2004 में हमारे शासन जाने के बाद दोनों बार जो क्रीमी लेयर के संबंध में आप घोषणाएं लेकर आए उसको अगर सबसे ज्यादा देश में सफर किया तो ओबीसी समाज ने किया। और ये मैं इस तथ्य के साथ कहना चाहता हूं कि जब 1993 में कोर्ट ने जजमेंट दिया तब आपके वेलफेयर डिपार्टमेंट ने बहुत जल्दबाजी में क्रीमी लेयर को लागू किया और उस मिनट्स के अगर आप नोट पढ़ेंगे तो आश्चर्य होगा। 5/9/1993 का नोट है, डिपार्टमेंट का नोट किसी ने आरटीआई में लिया और मुझे दिया और उसमें लिखा है द इश्यू वाज डिस्कस्ड बाय द वेलफेयर मिनिस्टर विद द सेक्रेटरी वेलफेयर एंड मी टुडे ऑन 5th September 1993। ही मेंशन्ड दैट द इश्यू वाज फिगर्ड एट द मीटिंग ऑफ हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट विच वाइल बाय द लार्ज एंडोर्सिंग एंड रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी। मतलब जो एक्सपर्ट कमेटी 1993 में भी बनी थी वो आपके अध्यक्ष ने उसमें इंटरफेयर करके न केवल उसको क्रीमी लेयर को उलझाने का काम किया बल्कि उसके बाद भी क्रीमी लेयर को आपने उलझाया। ये तो हमारी सरकार जब 2000 में जब अटल जी की सरकार थी तब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का एक लेटर इशू हुआ जो डेट 26 अप्रैल 2002 का है। उसमें हमने पहली बार ये क्लियर किया कि अकॉर्डिंगली द एम्प्लॉयज इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटी एटसेट्रा विल नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रीमी लेयर अनलेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अलोन
विदाउट क्लबिंग द इनकम ऑफ सैलरीज और एग्रीकल्चर लैंड। तो 93 में भी ये रिजर्वेशन लागू होने के बाद काका कालेलकर की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, और लागू भी हो गई तो उसको किस तरीके से ओएम के द्वारा लटकाया जाए, ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसके लिए उनको कम से कम खेद व्यक्त करना चाहिए। 2002 में इस विषय को हमने क्लियर किया। 2002 में वो विषय क्लियर करने के बाद फिर देश में सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ा है, मैं रिकॉर्ड पे रखता हूं क्योंकि संक्षेप में कहना, 14 अक्टूबर 2004 को आप जो पूरा इक्विवेलेंस का विषय लाकर आपने ओबीसी के सारे बच्चों को हमेशा लटकाने का काम किया, उसको भी इक्विवेलेंस को 2017 में हमारी सरकार ने पूरा करने का काम किया। और आज हम एक लंबे समय के बाद, हम ये जानते थे, रामगोपाल जी कह रहे थे, लिस्ट गिना रहे थे, प्रोफेसर इतने भर्ती नहीं हुए। रामगोपाल जी, प्रोफेसर कहां से भर्ती होते? ये रोस्टर सिस्टम तो इधर से लागू किया था, जिनको आपने समर्थन दिया था, आपने इनकी सरकार चलवाई थी। उसके लिए अगर सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन ला करके उसको अगर न्याय देने का काम किया तो ये मोदी जी की सरकार ने किया। और मैं आपको एक विषय कहना चाहता हूं रामगोपाल जी, आप बड़े सम्मान्य हैं, हम जानते हैं कि आप कई बार विषयों को बहुत सोच समझ के कहते हैं, पर आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने जो इस सदन में कहा कि ये सरकार गुजरों का, यादवों का, कुर्मियों का ये रिजर्वेशन समाप्त कर देगी, एकदम गलत है, गलत तथ्यों के आधार पर आधारित है। इस सदन में कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, कहिए। श्रीमान माननीय भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री जी ने हमारी ये बात कही, इसको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप या सेंट्रल गवर्नमेंट को आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जब नई सूची बनाएगी तो उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि इन जातियों को उससे निकाल दिया जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एट ऑल। आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हम इस सदन में चर्चा के आधार पर कोई बात नहीं कह सकते, और इस देश का संविधान किसी को अधिकार नहीं देता है। जब इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की सीधी पावर हमने कमीशन को दी है तो ये किसी सरकार का विषय नहीं है, सामाजिक न्याय का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और मैं ये कहना भी चाहता हूं, बहुत सारी बातें हमारी पार्टी के बारे में होती है, लेकिन आज मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ का जब पहला हमारा अधिवेशन 21 अक्टूबर 1951 को हुआ था, हमने अपने पहले रेजोल्यूशन में भी लिखा था, जनसंघ का सिद्धांत होगा सबके लिए समान अवसर, पिछड़े हुए लोगों को आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना, हमारी 1951 की घोषणा है। और इसके बाद भी 1968 में हमारा रेजोल्यूशन इंदौर का उठा के देखना, हमें और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी, अच्छा क्या मुझे याद दिलाया, भारतीय जनता पार्टी ने भी 1996 में भी अपने घोषणा पत्र में दोहराया था, भाजपा आरक्षण के माध्यम से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों दोनों को ही सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो हम 51 में थे वही हम 2021 में हैं, उन्हीं लक्ष्यों को हम पूरा कर रहे हैं। हमारी प्लीज Minister is not yielding. Minister is not yielding. The minister is not yielding. Manya Tamta ji, minister is not yielding. It doesn't go on record. Honorable Minister, please continue. Please continue. Manya Tamta ji, please. Minister is not yielding. आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति महोदय, मैं तो मेरी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, मैं मेरी पार्टी का विचार रख रहा हूं। मैंने मेरी पार्टी का 1951 का, 1968 का, 1996 के रेजोल्यूशन रखे हैं। कांग्रेस के नेता खड़े होए तो वो अपना 1950 से 90 तक का रेजोल्यूशन बता दे, पता लग जाएगा कांग्रेस कहां सामाजिक न्याय में साथ थी और हम कहां सामाजिक न्याय में थे। मैं चाहता हूं ये डिबेट होनी चाहिए, ये देश में पता होना चाहिए कि सामाजिक न्याय की बात असल में किसने करी है। सामाजिक न्याय की बात इस देश के, प्लीज माननीय तमता जी, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, ओनली द मिनिस्टर स्टेटमेंट इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड।
Only the ministers. Minister is not yielding. Mani Tamta ji, minister is not yielding. माननीय उपसभापति Mani Tamta ji, please. Mani Mantri ji, क्योंकि सदन में please continue. Please. सुबह से एक लंबी चर्चा हुई है Please, Tamta ji, please. It's not going on record. लंबी चर्चा होने के बाद कुछ विषयों के बारे में इस प्रकार से कहा गया है, और एक विषय सुबह अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए हैं ये भी अपने आप में अधूरा रहेगा, क्योंकि बीच के 3 साल का क्या होगा 18 से 2021 का। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और जो मेजोरिटी जजमेंट भी था, उस मेजोरिटी जजमेंट ने भी लिखा, till the publication of notification mentioned in Direction 6, the existing list operation in all state and union territories and for the purpose of the central government and central institution continue to operate. This direction is issued under Article 142 of the Constitution of India. ये अपने आप में स्पष्ट है, अगर 18 से 21 तक भी लागू रही तो लागू ही रहेगी, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल 142 में दिया गया आदेश है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से, जब हम इस बिल को लेकर के आए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके जब हमने ये राष्ट्रीय आयोग बनाया, तो हमारा पर्पस सीधा सीधा था कि निश्चित रूप से जो पिछड़ा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको न्याय मिले। और मैं यहां पर ये प्रतिपक्ष के नेता जो लंबे समय से वोट बैंक की राजनीति भी करते रहे हैं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ओबीसी रिजर्वेशन टू द क्लास है। क्लास में दोनों चीजें आती हैं, इट्स बिलोंग्स टू ऑक्यूपेशन एज वेल एज द कास्ट ऑल्सो। हिंदू समाज को रिजर्वेशन कास्ट के बेस पे है, लेकिन माइनॉरिटी और मुस्लिम में रिजर्वेशन बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन है। इसलिए जुलोहा को रिजर्वेशन है, इसलिए रंगरेज को रिजर्वेशन है, इसलिए सुनार को रिजर्वेशन है, इसलिए वहां मणिहार को रिजर्वेशन है, इसलिए वहां कुरैशी को रिजर्वेशन है, इसलिए वहां तरखान को रिजर्वेशन है। लेकिन आप तो उनको समझना ही नहीं चाहते, आपको तो उनको केवल एक कुएं में रख करके पसमंदा समाज को भी डुबो देना है, क्योंकि हमारी राजनीति सबका साथ सबका विकास की है। हमारी राजनीति बिना किसी भेदभाव के है, हमारी राजनीति उनको एक सामाजिक स्टेटस देने की। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे शासन के संकल्प में ये कहा कि हम अपने शासन के माध्यम से समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। और इसलिए सरकार की जो भी योजना रही हो, चाहे गरीबों को उज्ज्वला पहुंचाने से लेकर, चाहे हर गांव को बिजली पहुंचाने से लेकर, इस देश की कोई भी योजना रही हो, लास्ट माइल तक रही है। और लास्ट माइल का अर्थ क्या होता है कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है वो आदमी शहरों में रहते हैं, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ कैसे मिले। मोदी जी ने सेंट्रल स्कूल में जहां 14 लाख बच्चों का हर साल एडमिशन होता है, ओबीसी रिजर्वेशन देके हर साल 4 लाख गांव और दूर दराज क्षेत्रों के बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा पहुंचाया है। 8 साल में 32 लाख बच्चे, करोड़ों परिवारों को एस्पिरेशनल भारत बनाने की शिक्षा का मुकाम देने का काम ये मोदी जी की सरकार ने किया है। और केवल स्कूली शिक्षा नहीं, टेक्निकल शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हम लोग परिवर्तन लेकर के आए हैं, उसमें हमने उनको रिजर्वेशन देने का काम किया है। लंबे समय से पीएसयू के बच्चों को एक्विलेंस के कारण अवसर नहीं मिलता था, हमारी सरकार ने उसको करने का काम किया है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आरक्षण है ये स्टेट का अफर्मेटिव एक्शन है। स्टेट के द्वारा वो कल्याणकारी योजना है जो निश्चित रूप से जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको पहुंचनी चाहिए, उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए, उनके बच्चों के लिए अवसर होने चाहिए, उनके सामाजिक उत्थान के सारे संकल्प पूरे होने चाहिए। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए अपनी इंटेंशन लेकर के जिस प्रकार से हम आगे बढ़े थे, जिसमें हम ओबीसी का कमीशन लाए थे, हमने कमेटी के सामने भी वही कहा, हमने कोर्ट के सामने भी वही कहा, और कोर्ट का निर्णय आने के बाद आज पुनः हम अपनी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं कि देश में सामाजिक न्याय देकर हम सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को पूरा करेंगे। और सब लोग सर्वानुमति के साथ आज जो इस बिल को समर्थन दे रहे हैं, निश्चित रूप से ये भारत के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के जो परिवर्तन का संकल्प किया है उसको आगे बढ़ाने में मददगार होगा। धन्यवाद।